आप लोगों को कुछ मिला था? नहीं सर, ऐसे तो नॉर्मली पता चल जाता है कि आग कैसे लगी, पर यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आग लगी कैसे। अच्छा ठीक है, देखो एम्बुलेंस कहाँ तक पहुंची। जी सर। बहुत बुरी तरह से झुलस गया। कमाल है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आग कैसे लगी है। कैसे हुआ ये सब? सब कुछ तो बिल्कुल ठीक था, पता नहीं ये आग कहाँ से लग गई। इतने सारे लोगों की बद्दुआएं तो लगेंगी ना। क्या कहा तुमने? पता चला था सर कि दिलीप साहब किसी कोर्ट के केस में फंसे हुए थे। काफी बड़ा चक्कर था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले छूट भी गए थे। काफी लोग नाराज भी थे इस बात से। कहीं इसी चक्कर में किसी ने दिलीप को मार तो नहीं दिया? नहीं, कोर्ट ने बरी कर दिया था मेरे पति को, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या केस क्या था? 9 साल पहले जीजू के थिएटर में आग लग गई थी, जिसके कारण कुछ लोगों की मौत हो गई थी और सारा इल्जाम जीजू पर आ गया था। ऐसे कैसे हवा में आग लग सकती है? जरूर किसी की प्लानिंग है। किसी पे शक है आप लोगों को? कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, अनीता भी कर सकती है। कौन कौन अनीता? टोनी की वाइफ, और वो आज यहाँ आई भी थी। अनीता, दूसरों का घर बर्बाद करके अपने परिवार के साथ खुशियां मनाई जा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह। लेकिन एक बात याद रखना, उन लोगों की तरह तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। सिक्योरिटी! ए चुप! आवाज नीचे। निकालो उसको बाहर, निकालो! आउट! लगता है तुम दोनों अपने अंजाम से वाकिफ नहीं। तुम्हारा बुरा समय अब शुरू हो गया है, याद रखना। तूने जो किया है ना मेरे टोनी के साथ, याद रखना, इसके बाद तू नहीं बचेगा। सुना तूने? ले जा उसको। तू नहीं बचेगा, नर्क में चलेगा तू। अरे देख क्या रहा है, ले जा इसे। नर्क में चलेगा तू, तड़प तड़प के चलेगा, याद रखना। अरे जा। लेट्स एंजॉय रोहन। अरे भूल जाओ। दिलीप और रोहन जिस केस में फंसे थे, उसी केस में कोर्ट ने टोनी को सजा दी थी। अच्छा, किस किस को पता था कि आप लोग यहाँ रेस्टोरेंट में आने वाले हैं? पता नहीं सर। अच्छा, दिलीप जी के आने से पहले इस चेयर के आसपास किसी को देखा था क्या? किसी अनजान आदमी को? नहीं सर, किसी को नहीं देखा सर। ये टेबल किसने रिजर्व किया था? दिलीप जी का फोन आया था, कह रहे थे कि हमारे लिए टेबल रिजर्व रखो। हमेशा यहीं बैठते थे, इसी टेबल इसी चेयर पर, रेगुलर कस्टमर थे हमारे। किसी को पहले से पता था कि दिलीप यहाँ इसी टेबल पे बैठेगा? सर, कुर्सी के पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आग लग सकती हो। कमाल की मिस्ट्री है यार। सीसीटीवी कैमरा, इसकी फुटेज से पता चलेगा क्या हुआ था यहाँ पे। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? कौन कर सकता है सब? उसी ने जिसने दिलीप का खून किया, सबूत मिटाने के लिए। तो ऐसे कैसे कोई मॉनिटर रूम में घुसा है? सिक्योरिटी कहाँ है तुम्हारी? सर, इस रूम में सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। सर, सर मुझे नहीं लगता उसके पास टाइम होगा सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का। सर, उसने बस तोड़फोड़ कर दी है।
अगर हम किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं सर तो वो शायद हार्ड डिस्क से रिकवर कर पाए सर। सर 9 साल पहले दिलीप और रोहन का एक थिएटर था जिसमें आग लग गई थी। एग्जिट और एंट्री डोर बंद होने की वजह से इस आग में 12 लोग जल के मर गए थे। विक्टिम्स की फैमिली ने केस किया तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस वक्त एक गार्ड ड्यूटी पे था। हाँ, टोनी। हाँ सर कोर्ट में साबित हो गया कि टोनी ने बहुत शराब पी रखी थी और शराब के नशे में वो इतना धुत था कि वो इमरजेंसी एग्जिट भी खोल नहीं पाया। हाँ, बस टोनी की बीवी अनीता ये मानने को तैयार ही नहीं कि गलती टोनी की है। सर सिर्फ उसका ही नहीं, बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ने भी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी। जब ये हादसा हुआ था उस वक्त दिलीप और रोहन के खिलाफ सॉलिड एविडेंसेस थे, लेकिन फिर केस चलता रहा। 9 साल हो गए। कुछ विटनेसेस ने गवाही बदल दी और कुछ कंट्री से बाहर चले गए। सर, दिलीप और रोहन ने जरूर पैसे और पावर का इस्तेमाल किया होगा और ये बात टोनी को पता चल गई होगी। उसी ने भेजा होगा अनीता को दिलीप को मारने के लिए। पर फ्रेडी, जब अनीता वहां थी ही नहीं तो आग लगाई कैसे? नहीं, सिक्योरिटी वालों ने तो उसे बाहर निकाला था रेस्टोरेंट में से। ऐसी कौन सी चीज है जो अचानक आग लग सकती है? सर शायद डॉक्टर सालुंके हमारी मदद कर सके, या फिर अनीता। किस बात पे इतना हैरान है? मेरी हंसी पे? क्या दिलीप की मौत पे? दिलीप की मौत पे तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? अब मैं खुश नहीं होंगी तो और कौन होगा? कल रात रेस्टोरेंट से निकलने के बाद तुम कहाँ गई थी? जेल, अपने पति से मिलने। वार्डन के पास सारे रिकॉर्ड हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे, और ये भी कि आखिर तुमने वो आग लगाई कैसे? कोई काला जादू किया तुमने? दिलीप को अचानक आग कैसे लग गई? काला जादू आता तो जरूर करती, पर मैं बहुत खुश हूं। ये दिलीप भी उसी तरह तड़प तड़प के मरा है जिस तरह 9 साल पहले वो बेकसूर लोग मरे थे, जिसकी सजा मेरा पति टोनी भुगत रहा है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि टोनी की गलती नहीं थी? तुम तो वहां थी नहीं। मैं वहां नहीं थी, लेकिन टोनी यहाँ था। उस दिन उसकी तबीयत खराब थी। उसने अपने मालिकों से, रोहन और दिलीप से कहा, वो जल्दी घर आ गया आग लगने से पहले। गलती उन दोनों की थी। अरे पुराना दरवाजा ठीक ही नहीं करवाया, जिसके कारण वहां आग में वो लोग झुलस के रह गए। मेरे पति की गलती नहीं थी, उन दोनों की थी। तो बहुत गुस्सा आया होगा ना तुम्हें? दोनों को मारने का भी मन किया होगा? 12 लोग मरे हैं वहां। मुझसे कहीं ज्यादा गुस्सा उन लोगों के परिवार वालों को आया होगा, पर वो बहुत खुश होंगे अब दिलीप की मौत की खबर सुनके। बहुत खुश होंगे। वो लोग और भी खुश हो जाएंगे जब रोहन चल के मरेगा। सर 42 लोग हैं, उन 12 विक्टिम के करीबी रिश्तेदार और फैमिली वाले। सस्पेक्ट ज्यादा और वक्त कम। सर सबसे पहले इन 42 लोगों में से उन लोगों के नाम हटा देते हैं जो कल दिलीप की मौत के वक्त शहर में नहीं थे। सर 9 साल हो गए इस बात को। शायद कितने लोग देश भी छोड़कर चले गए होंगे, और कुछ लोगों की मौत भी हो गई होगी। फिर भी पता तो लगाना ही पड़ेगा। देखो कितने लोग शहर में थे जब दिलीप की मौत हुई।
हाँ पंकज, कितने बजे? 27 लोग हैं सर जो उस वक्त शहर में थे और उनके पास दिलीप को मारने की वजह थी। ठीक है, बुलाओ सबको ब्यूरो में, देखते हैं क्या कहानी सुनाते हैं ये लोग अपनी बेगुनाही की। जेम्स, तुम्हारे पिताजी 9 साल पहले थिएटर में लगी आग में जलकर मर गए, है ना? यस सर। आपके हस्बैंड फिल्म अकेले देखने गए थे? उस दिन मैं बिजी थी, इसलिए वो अकेले ही चले गए। कल रात कहाँ पर थे तुम? सर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। सर मैं पासपोर्ट ऑफिस गया था। उन दोनों को मैं ऐसे बच के नहीं जाने दूंगी। तो क्या किया तुमने? सोचा कि दिलीप से फेस टू फेस मिलूंगा और उससे पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। सर उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ घर पे गया। मैं अपनी वाइफ के साथ मॉल में था। सर आप मेरे फ्रेंड से पूछ सकते हैं। सर मैं उससे मिलता तो रेस्टोरेंट तक जिंदा नहीं पहुंच पाता। दिलीप को उसके किए की सजा मिल गई। मुझे मालूम चला रेस्टोरेंट से कि दिलीप के साथ क्या हुआ तो दिल को सुकून मिला सर। अब बचा रोहन, उसको भी उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब इन 27 लोगों में से उन लोगों के नाम रहने दो जो घुमा फिरा के जवाब दे रहे थे और जिन्होंने अपने जवाब पहले से ही तैयार करके रखे थे। सर अब 15 बजे। अब इन 15 लोगों को उस दिन के बारे में पूछते हैं जब 9 साल पहले थिएटर में आग लगी थी। देखते हैं किसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, कौन मुंह फेर लेता है। सर मेरा भाई 10वीं पास हो गया था। उसने कहा पार्टी देनी है, दोस्तों को पिक्चर दिखाना है, पैसे दो। सर मैंने वो पैसे उसे दे दिए। काश वो पैसे मुझे उसे देने नहीं चाहिए थे सर। जिसने भी ये किया बहुत अच्छा किया। आज मैं खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। कुमार साहब आप यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, है ना? यस सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स। लेकिन मेरे खुद के बेटे को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत डांटता था मैं उसे, लेकिन अनिकेत के ऊपर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक नंबर का बदमाश बन गया था वो। उस दिन भी वो कॉलेज से बंक करके दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला गया और सर और वापस घर पे कभी नहीं आया। हिमेश, राइट, कॉन्ट्रैक्टर हो ना तुम? हाँ सर। हिमेश, 9 साल पहले तुम अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने गए थे उस थिएटर में। नई शादी हुई थी मेरी, सलोनी के साथ फिल्म देखने के लिए गया था। उसको भूख लगी थी, मैं समोसे लेने के लिए बाहर गया। मैं वापस आया तो देखा वहां के दरवाजे लॉक हो गए थे। वहां अंदर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और धुआं निकल रहा था वहां से। मैंने सब दरवाजे खोलने की बहुत कोशिश की। मैंने बहुत कोशिश की। मैं पागलों की तरह दरवाजा को ठोकता रहा, पीटता रहा। सलोनी चिल्लाता रहा, अरे कोई दरवाजा खोल दो यार, सलोनी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका सर, मैं कुछ नहीं कर सका। अपनी सलोनी को मैं बचा नहीं सका। वहां पे एक गार्ड भी था ना, टोनी, उससे भी दरवाजा नहीं खुला क्या? नहीं था सर। वहां कोई और गार्ड, किसी और को देखा था तुमने? कोई नहीं था सर, कोई नहीं था। मैं 9 साल पहले जो बात कोर्ट में कहा वही आज कह रहा हूं। जब सिनेमा हॉल में आग लगी थी उस वक्त टोनी वहां पर नहीं था सर। सर ये है हमारे फाइनल 15 सस्पेक्ट जो दिलीप को मार सकते हैं। सो कॉप्स कह रहे थे कि फायरमैन को भी पता नहीं चला कि आग का एग्जैक्टली सोर्स क्या था। उन लोगों को तो जनरली ढूंढ कर पता चल जाता है।
कि वहां पर ऐसी कौन सी चीज थी जो तुरंत आग पकड़ती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। उन्हें पता नहीं चला। उन्हें इसलिए पता नहीं चला क्योंकि उस चीज की ना तो कोई खुशबू थी ना कोई रंग था। एग्जैक्टली सर, मतलब अगर लिक्विड होता ना तो इस दिलीप को पता चलता जब वो चेयर पे बैठता, उसे फील होता। और अगर पाउडर होता तो हमें टेस्टिंग में पता चल जाता। इसका मतलब ये तो गैस, जिसका मतलब ये गैस है। गैस? तो इसीलिए उस फायरमैन को पता नहीं चला कि किस चीज से आग लगी है। इनफ्लेमेबल गैस बॉस, जिसे सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत होती है आग पकड़ने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। दिलीप किस कुर्सी पर बैठा था, तो गैस कुर्सी पर आई कहां से? कुर्सी से ही। क्या? कुर्सी से? वो ऐसे बॉस, जिस चेयर पे ये दिलीप बैठा था उसके नीचे की तरफ किसी ने ज्वलनशील गैस का स्प्रे किया हुआ था। मरते वक्त दिलीप के कांटेक्ट में दो चीजें थी, एक तो ये चेयर जिस पे वो बैठा था और एक वाइन का ग्लास जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। हमने ये दोनों चीजें चेक की तो इस चेयर के ऊपर से हमें इनफ्लेमेबल गैस के कुछ ट्रेसेस मिले। बॉस, हमारे आसपास वातावरण में स्वतः ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो कभी कभी स्पॉन्टेनियसली जल जाते हैं, जैसे कि मार्श गैस एक नेचुरल बायोगैस है और ज्वलनशील गैस इसका मेन कंपोनेंट है। मतलब इनफ्लेमेबल गैस कभी भी हवा में ऐसे ही जल जाती है? नहीं फ्रेडी, अपने आप नहीं। जब वातावरण में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है और वो वातावरण की ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है तो एक सुपर हाई टेम्परेचर का निर्माण होता है, जिसकी वजह से ये आग लगती है। लेकिन सालून के साहब, वहां तो ऐसे कोई हाई टेम्परेचर वाली चीज थी नहीं। एग्जैक्टली, ऐसा कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं था जिससे गर्मी पैदा हो सके बॉस। इसीलिए मुझे लगता है खूनी ने कोई एक्स्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल किया है ये अचानक इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और ये कुर्सी तो तैयार बैठी थी, इसे तो सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत थी। पर सर, ऐसे कोई हीट कैसे पैदा कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं ना पूरे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैग्नीफाइंग ग्लास पर सूरज की किरणों को खास तरीके से फोकस करके हम बचपन में कागज जलाया करते थे। लगता है इस रेस्टोरेंट में फिर से जाना पड़ेगा। पता लगाना पड़ेगा किस चीज से आग लगी है। पूरा एरिया छान मार लिया सर, लेकिन ऐसी वो चीज ही नहीं मिली जिससे आग लग सकती है। और ये ओपन रेस्टोरेंट है। जब खूनी ने दिलीप के चेयर के नीचे वो इनफ्लेमेबल गैस स्प्रे किया तो किसी ने तो देखा होगा। वही तो, चेयर में अपने आप आग लग गई और दिलीप चल के मर गया। किसी ने कुछ देखा नहीं और ना ही कोई सबूत हमारे सामने आ रहा है। सर, उस डेटा एक्सपर्ट ने सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर ली है, आप देख सकते हैं सर। गुड, तुम लोग यार देख लो, तब तक मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिलता है क्या। सर, दिलीप और उसकी फैमिली के आने के 15 मिनट के पहले की फुटेज है ये कुर्सी चेंज कर रहा है। इसका कोई दूसरा एंगल है क्या इसी टाइम का? चेक कर। एक मिनट सर। ये कुर्सी के साथ क्या कर रहा है? गैस स्प्रे कर रहा है क्या? हाँ, तो उसने अपने चेयर पे गैस स्प्रे किया और उसने अपनी कुर्सी को उस कुर्सी से बदल दी जिस पे दिलीप बैठने वाला था। आ गया। अच्छा, ग्रेट, गुड वर्क, गुड वर्क। क्या हुआ सर? जिसने भी दिलीप की कुर्सी के साथ छेड़खानी की ना, उसका पता चल गया है। वो एक आदमी है, उसका मिलता जुलता हुलिया भी मिला है। अब देखते हैं, जय भेजने वाला है फोटोग्राफ।
खूनी इन बचे लोगों में से ही कोई एक है, इन्हीं में से एक। और अब इसका अगला शिकार रोहन है। मुझे लगता है कोई मेरी और दिलीप की रिहाई से खुश नहीं है। मेरी जान को खतरा है यहाँ पर। आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। सर एवरीथिंग इज ओके। ऑल राइट, तुम यहीं पर रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना। बी अलर्ट, ओके? ओके सर। बचाओ बचाओ, बचाओ, परे परे, बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ, परे परे, कौन सा? क्या हुआ यहाँ पर और कैसे? यहाँ पर भी और किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं, सिवाय इस जली हुई लाश की बदबू के। यानी ये मर्डर भी इन्फ्लेमेबल गैस से हुआ है? शायद। ये सब हुआ कैसे? हाँ? सर मैं रोहन सर का बॉडीगार्ड हूं सर। अच्छा, तो फिर ये आप लोग कहाँ थे जब ये सब हुआ? सर रोहन सर ने मुझे बाहर निगरानी के लिए कहा था, तो थोड़ी देर के बाद सर उनके चिल्लाने की आवाज आई तो मैं उनके कमरे की तरफ भागा, लेकिन सर दरवाजे के चारों तरफ से धुआं देखा तो मैं दूसरी चाबी से दरवाजा खोल के अंदर गया तो देखा कि सर रोहन सर जले पड़े थे।
आप लोगों को भी कुछ पता नहीं है। कमाल है, कमरे के अंदर कोई लीड नहीं मिला, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, ये पर्दा अंदर से बंद है, ये विंडोज परमानेंटली क्लोज्ड है, कोई बाहर से अंदर भी नहीं आ सकता। अब बाहर से अंदर कोई व्यू भी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, तो फिर आदमी मरा कैसे? इससे लगी है आग बॉस। ये इस चीज से ये है क्या सर? फिलामेंट है। फिलामेंट? इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर का फिलामेंट। और जब इस फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये गर्म होकर के लाल हो जाता है। बॉस, खूनी ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है उस ज्वलनशील गैस को जलाने के लिए। पर वहां रेस्टोरेंट में जहां पर दिलीप की मौत हुई थी, वहां पर तो हमें ऐसा कोई फिलामेंट वगैरह नहीं मिला। और इतनी छोटी सी चीज है, वो खुली जगह है, उड़ गई होगी शायद कहीं, लेकिन यहाँ तो पूरा कमरा बंद है, इसीलिए पलंग के नीचे मिल गया मुझे। लेकिन सर, फिलामेंट से करंट पास होने के लिए वायर्स का कोई ना कोई कनेक्शन तो होना चाहिए ना बेड तक। होगा, यही कहीं होगा जरूर। तो पूरा बेड चेक कर लिया हमने, कमरा चेक कर लिया, ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला सर। दया, वो दरवाजा कैसा? मैनेजर। यस सर। वो दरवाजा कहाँ खुलता है? सर दूसरा रूम है जो इस रूम से कनेक्टेड है सर। अब वैसे ये रूम सील्ड रहता है, इसे कोई खोलता नहीं सर। खोलो दरवाजा। यस सर। आइए सर। मैनेजर साहब, किसका कमरा है ये? कौन रहता है इस कमरे में? गेस्ट है कोई सर, डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी। मंगाओ। ओके सर। सर, वहां उस कमरे में जो कुछ भी हुआ है सर, वो इसी कमरे से किया गया। लेकिन अगर करंट इस रूम से पास किया गया है तो यहाँ से उस बेड तक कोई ना कोई वायर तो होनी चाहिए ना। और अगर वायर अगर होती तो बॉस रोहन को दिखाई भी देनी चाहिए। हाँ, शायद उसके बॉडीगार्ड ने भी देखा हो। बुलाओ उसके बॉडीगार्ड को। आप आओ यहाँ। एक बात बताओ, जब तुम रोहन के कमरे में आए थे तब कोई वायर देखी यहाँ इस दरवाजे से उस कमरे में जाते हुए? कुछ भी नहीं सर, रोहन सर के रूम के अंदर जाने से पहले मैंने रूम को पूरी तरह से चेक किया था सर, लेकिन वायर जैसी कोई चीज उस रूम में नहीं दिखाई दी। ठीक है, जाओ तुम। जो कुछ भी हो दया, खूनी ने इसी दरवाजे का इस्तेमाल किया। इस दरवाजे से वो रोहन के इस कमरे में आया, उसने बेड पर इन्फ्लेमेबल गैस स्प्रे किया और किसी भी तरह से फिलामेंट को करंट दे दिया। बस फिलामेंट गर्म हो गई और इन्फ्लेमेबल गैस ने आग पकड़ ली, रोहन की मौत हो गई। बस एक बात पक्की है, ये जो कोई भी है उससे इलेक्ट्रिक और केमिकल्स की बहुत अच्छी जानकारी है। प्रोफेसर कुमार, फिजिक्स का प्रोफेसर कुमार, उससे बढ़कर और कौन जान सकता है इस सारे मामले में? दया, अच्छा, इस प्रोफेसर कुमार से मिल लो। दया, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। प्रोफेसर कुमार है घर पे? हाँ है, लेकिन आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? सब ठीक तो है ना साहब? हाँ, उनसे कुछ पूछताछ करनी है। कहाँ है वो? बाहर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं बुला के लाता हूँ। कोई बात नहीं, हम देखते हैं।
मिस्टर कुमार, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए, क्या पूछना है? इसे पहचानते हैं आप? ये तो फिलामेंट है। गुड, सही पहचाना आपने। आपको पता ही है फिलामेंट हमें कहाँ से मिला? ये तो आप ही को पता होगा कहाँ से मिला आपको। रोहन के बेड के नीचे से। कल रात उसी बेड पे रोहन जल के मर गया। व्हाट? रोहन की भी डेथ हो गई? कल रात आप कहाँ पर थे? रात 9 से लेकर सुबह 3 बजे तक। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ये हमारे सवाल का जवाब नहीं हुआ मिस्टर कुमार। कल मैं पूरा दिन और पूरी रात घर पे ही था। कोई गवाह? जी हाँ, मेरा नौकर रामू और विकास। प्लीज कम हियर। यस सर। इन्हें बताओ मैं कल कहाँ था। सर हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे थे यहीं पे सर। कितने बजे से कितने बजे तक? सर शाम के 6 बजे से सुबह के 5:30 बजे तक। सर हमारे एग्जाम आने वाले हैं ना, तो हमने ही सर को रिक्वेस्ट किया था एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए। ठीक है सर, तुम जाओ बेटा। सर मेरे 5 स्टूडेंट्स और भी हैं जो कल सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हमारे साथ थे। कहें तो उनको बुला लूं? ठीक है, अब मैं जा सकता हूं सर, बच्चों को पढ़ाना है। प्लीज प्लीज। थैंक यू। हाँ, तो बच्चों में ये कह रहा था कि बिना सोल्डरिंग वायर के भी हम मदरबोर्ड फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडेसिव कंडक्टर। माय गॉड यार, ये क्या बात? क्या? अरे यार, ये गलती मुझसे कैसे हो गई? क्या गॉड, बूढ़ा हो गया हूं मैं, बूढ़ा हो गया हूं मैं। दया, एक काम करो, 1 घंटे बाद फॉरेंसिक लैब में मिलो, कुछ बताऊंगा। 1 घंटे बाद। अरे वो लो बस, एक काम करो, इस स्विच से इन बल्ब्स को जलाओ। इस स्विच से? इस स्विच से? हाँ हाँ, इस स्विच से। यार ना कोई कनेक्शन है, कुछ है, कैसे जलेंगे ये? तुम सवाल मत किया करो, कभी कभी मेरी बात भी मान लिया करो यार। कभी कभी। ये ले। क्या सर, ये तो कुछ हुआ भी नहीं। होगा होगा। अरे क्या होगा? होगा ही नहीं। अरे होगा यार, बिलीव नहीं होगा। 1 मिनट है। क्या इसकी तबीयत ठीक है ना? हाँ? तो पता नहीं क्या हुआ है, वो जब से वो प्रोफेसर कुमार से मिलके आया ना, बस बल्ब के साथ ही खेले जा रहे हैं। बात बताओ, वो फिंगरप्रिंट्स का क्या रिपोर्ट आया? वही जो फिंगरप्रिंट्स तुमने होटल वाले से लिए थे और रूम में उठाए थे। तो फिंगरप्रिंट तो बहुत सारे मिले, लेकिन सारे स्टाफ मेंबर्स के ही हैं, उसके अलावा और किसी के नहीं मिले। ये कैसे हो सकता है? तो भाई साहब जरा इधर भी ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, ध्यान है। हाँ। अरे सर, ये बल्ब जलने कैसे लगे? क्या बात है सालूंके साहब, बिना वायर के सारे बल्ब जला दिए। लेकिन सालूंके साहब, ये सब आपने किया कैसे? ठीक वैसे ही हुआ ये फ्रेडी, जैसे कि खूनी ने किया था उस दिलीप की कुर्सी पे और रोहन के बेड पे। जादूगर सालुंखे, जरा साफ साफ बताइए, आपने ये किया कैसे? करंट क्या हवा में से आया? हवा में से नहीं आया बॉस, करंट आया है इलेक्ट्रिक पेंट के जरिए। इलेक्ट्रिक पेंट? हाँ, इलेक्ट्रिक पेंट। दरअसल बिजली के जो तार होते हैं वो मेटल के होते हैं, और मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए करंट उनमें से पास होकर के जाता है। ठीक इसी तरीके से कुछ पेंट भी होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिक पेंट कहते हैं, और ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और कमाल की बात यह है कि ये किसी भी कलर में मिल सकते हैं, जो आसानी से किसी भी बैकग्राउंड में मर्ज भी हो सकते हैं।
ओह, इसीलिए हमें होटल रूम में और रेस्टोरेंट में कुछ दिखा नहीं सर। एग्जैक्टली दैट। खूनी ने दरअसल होटल के कमरे का और रेस्टोरेंट के फ्लोर का दोनों का कलर इस कलर के साथ मैच किया, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये इलेक्ट्रिक करंट, आई मीन ये जो इलेक्ट्रिक पेंट है, ये आसानी से मिल जाता है? हाँ, मिल जाते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग और रिपेयरिंग के काम में आते, और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आमतौर पर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, सिर्फ इंफ्रारेड लाइट में ही ये दिखाई देते हैं। मैं दिखाता हूं। देखा बॉस? हाँ, खूनी ने भी ऐसे ही इस इलेक्ट्रिक पेंट का इस्तेमाल किया और ये सर्किट बनाया। एक बात तो पक्की है, ये जो भी कोई है उसे इन सारी चीजों की पक्की जानकारी है। मगर सर, इनमें से खूनी कौन है? इस प्रोफेसर से तो मिल लिए सर, ये तो नहीं है। ये बंसी? बंसी तो एक क्लर्क है, और मुझे नहीं लगता कि एक क्लर्क को साइंस की इतनी जानकारी होगी। सर, इनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो ये प्रोफेसर ही लग रहे हैं। कोई ऐसा जो प्रोफेसर जितना इंटेलिजेंट तो नहीं है, लेकिन इसे इन सब चीजों की जानकारी है। वो ये है अभिजीत, ये है वो। याद है क्या कहा था इसने, ये क्या काम करता? चले ससुराल। दिलीप और रोहन पर केस हुआ था, लेकिन मुझे मालूम था अपने पैसे और पावर के दम पर वो छूट जाएंगे। लेकिन उनके पास पैसा था तो मेरे पास दिमाग। कई महीनों तक उनका पीछा किया, वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ। आखिर मैंने दोनों को मारने की तरकीब ढूंढ ही निकाली, इलेक्ट्रिक पेंट्स और सर्किट्स के जरिए। ये दोनों के बारे में मुझे अच्छी खासी जानकारी थी। बस दे दी दोनों को सजा, दोनों को मार दिया जिंदा जलाकर, जैसे उन्होंने मेरी सलोनी को मारा था। हिमेश, तुम्हारी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हम सबको अफसोस है, लेकिन दिलीप और रोहन को मारकर तुम्हें क्या मिला? क्या तुम्हारी पत्नी वापस आ गई? बदले की आग में तुमने 2 लोगों की जानें ली। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी।
एक्सक्यूज मी मैम, आपको कहीं जाना है? मैं आपके लिए दूसरी टैक्सी मंगवा देता हूँ, ये किसी और गेस्ट के लिए है। नहीं, मेरा जाना बहुत अर्जेंट है, अंदर किसी का खून हुआ है। क्या खून? मैम सुनिए मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैम। एक्सक्यूज मी, तुमने मेरी वाइफ को देखा है? सर एक मैडम अभी यहाँ आई थी, वो टैक्सी लेके अभी यहाँ से निकल गई है। कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, पर कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। क्या कह रही थी? सर वो बोल रही थी अंदर किसी का खून हो गया है। सर किसका खून हो गया सर? लिसन टू मी, ये रख, तो मेरी बात सुन, किसी का खून नहीं हुआ यहाँ पर, और तूने कुछ नहीं सुना, समझा? और पता कर कहाँ गए वो लोग। ओके सर। वो उसको चाकू मारता रहा, वो मर चुकी थी, वो फिर भी उसको मार रहा था। सर मुझे बचा लीजिए, वो मेरा चेहरा देख चुका है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, प्लीज मुझे। आप शांत हो जाइए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना यहाँ पर। एक बात बताइए, क्या खूनी ने तुम्हें देख लिया है? खूनी होगा तो देखेगा ना, जब कोई खून नहीं है, कोई खूनी नहीं है, तो कौन किसको देखेगा? सर मैं सुनील कुमार, और ये मेरी पत्नी है सर। ये जो भी बोल रही है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब ना सिर्फ इसके दिमाग की उपज है, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। सुनील, आप इनके पति हैं, लेकिन इनको यहाँ डराने की कोशिश मत कीजिए, समझे आप? और हम ये कैसे मान ले कि ये जो कह रही है वो सच नहीं है, और जो तुम बोल रहे हो वो सही है? सर वो इसलिए क्योंकि ये बीमार है, इसको स्लीप पैरालिसिस है सर। स्लीप पैरालिसिस यानी नींद का लकवा? नींद का लकवा? ये क्या है? नींद में कुछ देर के लिए आदमी की बॉडी पूरी तरह जड़ हो जाती है, सुन्न हो जाती है। ऐसे में तरह तरह का भ्रम होना, और पेशेंट को ये सब सच लगता है, लेकिन वो चाह कर भी रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी बॉडी उस समय पूरी तरह पैरालाइज्ड होती है। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, नींद का लकवा। इज इट ओके? एग्जैक्टली सर, हमारी शादी को 6 साल हो गए, और इन 6 सालों के दौरान हर दूसरी तीसरी रात को इसको ये अटैक आता है सर, और इस बार भी यही हुआ है, और कुछ नहीं हुआ सर। हाँ सर, मानती हूँ मुझे ये बीमारी है। जब भी मेरा माइग्रेन का दर्द बढ़ जाता है तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। लेकिन सर ऐसे में मैं सोने की कोशिश करती हूँ बस। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे नींद आती है, और 2-3 घंटों के बाद अचानक से मेरी आंख खुल जाती है, मगर शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है। चाहकर भी मैं हिल-डुल नहीं पाती, पूरे शरीर को जैसे लकवा मार गया हो। कुछ साफ नहीं दिखाई देता, और सीने पर एक भारीपन सा लगता है, मगर मैं चाहकर भी चीख नहीं पाती, आवाज ही नहीं निकलती मेरी। और फिर 15-20 मिनट के बाद अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती है। वो आ गया, वो मुझे मार देगा, वो आ गया। कौन आ गया? कोई नहीं, रिलैक्स, बहुत बड़ा चाकू है, वो मुझे मार देगा। किधर? कोई नहीं है, देखो शांत हो जाओ, तुम्हें फिर से अटैक आया, देखो रिलैक्स, कोई नहीं है, शांत हो जाओ, कोई नहीं है, देखो कोई नहीं, मुझे बचा लो, रिलैक्स, तुम्हें फिर से अटैक आया, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें फिर से दौरा पड़ा था, कुछ नहीं। मतलब जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सब भ्रम है, कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, हर बार सच नहीं होता था, लेकिन इस बार सच हुआ। वो मेरा वहम नहीं था सर। मुझे उस लड़की का चेहरा इतना साफ याद है कि मैं उसे कभी भी पहचान सकती हूँ। मुझे कोई शैतान या दानव नहीं दिखाई दिया सर, जैसे हर बार होता था। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने वहाँ पर खून होते हुए देखा था।
नहीं बोल रही। हाँ, खून हुआ था। खून खून खून, बस कुछ नहीं हुआ वहां पर। सुनील जी चुप रहिए, आप चुप रहिए। खून हुआ है क्या नहीं ये हम पता लगाएंगे। आप दोनों सिर्फ सिलसिलेवार बताओ क्या हुआ था उस रात को, शुरुआत से। सो हम दोनों यहाँ मेरे कजन अभय की शादी अटेंड करने के लिए आए हैं। कल रात अभय और मिताली मतलब उसकी होने वाली वाइफ के लिए कॉकटेल पार्टी थी। अब है मेरी बात ध्यान से सुनो। मिताली की जितने भी प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंस है तेरे शुरू होने से पहले 60% तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो जाने चाहिए। इस लड़की पर तुम्हारे प्यार का जो भूत सवार है ना उसे यूज करो बेटा। वेल मिताली, एक बात कहूँ, अभी भी वक्त है, सोच ले। ये अभय तेरे लायक नहीं है। तुम्हें इससे बेटर लड़के मिल सकते हैं। तुम्हें नहीं पता, इसके चर्चे तो पूरे शहर को मालूम है। मैं तुम्हारी शादी इससे इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम्हारी डूबती हुई नैया पार लग जाए। यू गॉट इट? सो बी फोकस्ड प्लीज। पता है मुझे क्या करना है। मुझे भी उस साइको से शादी करने का कोई शौक नहीं है। कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए मुझे मत समझाइए कि क्या करना है। आई नो व्हाट टू डू। ठीक है? हाय। फिर पार्टी के शोरगुल में मेरा माइग्रेन का दर्द इतना बढ़ गया कि मुझसे वहां रुका ही नहीं गया। रायमा, क्या हुआ? क्या हुआ? वो माइग्रेन शुरू हो गया। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं थोड़ी देर रूम में जाके रेस्ट करती हूँ। इतनी ज्यादा तकलीफ में थी कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि कमरा मेरा भी है या नहीं। कोई 45 मिनट के बाद जब मेरा दौरा शांत हुआ तो मैं उठी। मैंने अपने इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई खून ही नहीं था, ना ही कोई लाश थी, ना ही कोई खून के धब्बे थे। क्या हुआ? वो आदमी उस लड़की को मार के चला गया। तुम्हें फिर से अटैक है? देखो कोई नहीं, देखो। और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये हमारा कमरा थोड़ी ना है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम यहाँ पर बैठो। मेरी बात सुनो, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें पानी लेके आता हूँ। रिलैक्स। मैं भाग के वापस गया तो राइमा वहां से चली गई और वहां से ये आपके पास आ गया और मैं इसके पीछे यहाँ पर। लेकिन सर एक बात पक्की है, वहां पर कोई खून नहीं हुआ। ये सब इसके दिमाग की उपज है। सुनील जी, जिस तरह से रायमा ने हमें ये सब कुछ बताया ना, उसे नहीं लगता कि ये सब मन घड़न है। जरूर इसमें कोई ना कोई सच्चाई है। सर वो रूम उन रूम्स में था जो हमने शादी के लिए बुक किए और मैंने अपने गेस्ट लिस्ट में चेक कर लिया, ना तो कोई मिसिंग है ना ही किसी का मर्डर हुआ। सर आप इसकी बात को बिल्कुल मत सुनिए। बस उस शादी को आराम से हो जाने दीजिए, वरना जीत अंकल तो बर्बाद हो जाएंगे और इससे ज्यादा मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। सर शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम पूछताछ तो करेंगे लेकिन अपनी तरीके से। वेलकम सर। वेलकम मैम। ये रिसेप्शन डेस्क का किस तरफ है? आप सीधा जाइए, देन टेक अ राइट टर्न। थैंक यू सो मच। जी हाँ, वो बिजनेस ट्रिप पे आया हूँ। ओके सर, यहाँ साइन कीजिए सर। बस थोड़ा रूम का व्यू अच्छा होना चाहिए। श्योर सर, एंजॉय योर डे। थैंक यू। वेलकम सर। वेलकम मैम। हाउ कैन आई हेल्प यू? हाँ
वो हम लोग अभय के वेडिंग के लिए आए थे, तो चेक इन करना था रूम में। ओके सर, आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए, मैं आपको रूम की की देती हूँ। ओह श्योर। बेबी तुमने इन्हें बताया नहीं? हाँ? हमें रूम 103 चाहिए। आई एम सो सॉरी स्वीटहार्ट, मैं तो भूल ही गया। मैम दरअसल हमें वो 103 नंबर वाला स्वीट रूम चाहिए। ठीक है, आपको हम 103 ही दे देते हैं। जैसा मैंने कहा था वैसा क्यों नहीं किया? लेकिन अब क्या करेंगे, कैसे छिपाएंगे? छुपाना तो पड़ेगा ही। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, आ जाओ। सुनील, सब कुछ इसी के कारण हुआ। किसी को पता चल गया ना तो पता नहीं क्या होगा। कहाँ थे तुम? चलो मुझे कुछ बात करनी है, आओ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस सर। मुझे आपका सीसीटीवी सिस्टम चेक करना है। आपके सिक्योरिटी इंचार्ज को बुला सकती है? ओके सर। ठीक है, थैंक यू। लुमिनॉल टेस्ट से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा लगता तो नहीं है कि यहाँ कोई खून हुआ है। सर खूनी ने बहुत अच्छे से सफाई की है। ऐसे कैसे हो सकता है? सर जिस तरह रायमा ने बताया है, कत्ल के वक्त यहाँ पर खून ही खून होना चाहिए। और कितनी भी अच्छे से सफाई की जाए, इस केमिकल से तो खून के धब्बे सामने आ ही जाते हैं। पर यहाँ तो कोई निशान है ही नहीं, कोई निशान नहीं है। सर या तो रायमा को सचमुच में भ्रम हुआ है, या फिर कातिल ने खून की एक भी बूंद कहीं पर गिरने नहीं दी है। मुझे लगता है तुम सही कह रही थी। कातिल ने खून की एक भी बूंद गिरने नहीं दी। ये देखो, खून की एक भी बूंद जमीन पे या दीवार पे कहीं भी नहीं गिरी है, क्योंकि कातिल ने पूरे कमरे को प्लास्टिक के शीट से कवर कर दिया था। सर मतलब रायमा ये सब कुछ प्लास्टिक के उस तरफ से देख रही थी, इसलिए उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। हाँ, ये प्लास्टिक शीट्स जहाँ पे जुड़ते हैं, शायद एक गैप रह गया होगा, और उसी गैप में से इस लड़की की शक्ल दिख गई होगी उसे। न लाश मिली है, न फिंगरप्रिंट्स, और ना ही कोई खून। लगता है इस केस में हमें फॉरेंसिक से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। ये पता लगाना आसान नहीं है कि खून किसका हुआ है, किया किसने, और वो लाश गई तो गई कहाँ? अरे नहीं, वो प्रॉब्लम तो दूर हो गई। एक्चुअली अपना सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया था, इसलिए जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई थी सब डिलीट हो गई। परसों भी जो रिकॉर्ड किया गया था, परसों से लेकर आज तक का जो रिकॉर्ड है सारे डिलीट है। डिलीट हो गया? पिछले 24 घंटे का सारा फुटेज उड़ गया है। खून होने का टाइम रायमा जी ने जो बोला, तब से लेके 24 घंटे तक होटल के अंदर क्या क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं है। कमाल है, पहले कमरे को प्लास्टिक से ढक दिया, अब ये सीसीटीवी फुटेज। बहुत शातिर अपराधी है। एक मिनट, तुमने कहा होटल के अंदर का कुछ पता नहीं, और बाहर का? होटल के बाहर सीसीटीवी फुटेज होगा ना? मेन गेट, गार्डन, पार्किंग लॉन और होटल के पीछे।
अबे क्या? रायमा ने जो देखा वो उसका भ्रम नहीं बल्कि सच्चाई है? किसी का खून हुआ? माय गॉड, कोई कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। क्या हुआ बॉस, कुछ मिला क्या? बड़ा शातिर है खूनी, बड़ा शातिर है। कोई सबूत नहीं छोड़ा है उसने, कोई भी सबूत नहीं छोड़ा तेरे लिए। ऐसा कैसे हो सकता है यार? लेकिन ऐसे हुआ है सालुंके, ऐसे हुआ है। रायमा की जान को बहुत बड़ा खतरा है। क्या बोल रहे हो, कुछ समझाओ भी। यार हमारे लोगों को वहां पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन सारी बातें ऐसे दिखाती है कि वहां पर किसी का खून हुआ है। और देख, एक बात याद रख, रायमा चश्मदीद गवाह है, उसने खून होते हुए देखा है और खूनी आसपास ही है, तो रायमा की जान को जरूर खतरा है। और उसका फुटेज? सर वो भी उड़ गया। नहीं, वो उड़ा नहीं है, वो सही सलामत है। अंदर और बाहर के सीसीटीवी कैमरे का केबल कनेक्शन अलग अलग है, इसीलिए वो बच गया है। बच गया मतलब फुटेज मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, मेरे पास है ना। ये रहा बाहर के कैमरे का फुटेज। सर, अगर खूनी ने उस पर उस वक्त हमला किया है जब स्लीप पैरालिसिस का दौरा पड़ रहा है, फिर तो वो उंगली भी नहीं हिला पाई होगी। और अगर वो अपनी उंगली हिला पाई तो? कैसे डॉक्टर तारिका? पैरालिसिस तो पूरी बॉडी को हो जाती है। देखो, स्लीप पैरालिसिस को छोड़ दो, नॉर्मली भी जब हम सोते हैं, गहरी नींद में होते हैं, हमें सपने आते हैं, उस वक्त भी हमारी मांसपेशियां सेमी पैरालिटिक स्टेट यानी शिथिलता की अवस्था में होती है। ये सबके साथ होता है। लेकिन बॉस, ऐसे में भी हमारे पेट की, छाती की और गले की मांसपेशियां सबसे ज्यादा शिथिल होती हैं। स्लीप पैरालिसिस में भी ऐसा ही होता है। और ऐसे में जिस व्यक्ति को स्लीप पैरालिसिस की बीमारी है, अगर वो अपने हाथों की उंगलियों पर कंसंट्रेट करे, इन उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करे और इन्हें हिलाने की कोशिश करे, मुट्ठी को बंद करे और खोले, तो ये पैरालिसिस स्लीप को भी तोड़ा जा सकता है। यार मान ले सालुंके कि रायमा ने अपनी स्लीप पैरालिसिस तोड़ दी, लेकिन वो तोड़ने में उसे जितना भी वक्त लग रहा, उतने वक्त में अगर उस पर हमला हो गया तो ऐसी कोई चीज चाहिए सालुंके, ऐसी कोई बात जिससे वो दूसरों को बता सके कि उस वक्त हमला हो रहा है, वो कह सके कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसी चीज भी है। एक मिनट रुको तारिका। बॉस, ये है अलार्म। रायमा जब अपनी उंगलियों की प्रैक्टिस कर रही होगी अपनी स्लीप पैरालिसिस को तोड़ने के लिए, और जब वो इसको तोड़ लेगी अपने निश्चित समय से भी पहले, तो उसे करना सिर्फ ये है कि इस अलार्म को दबाना है, और ये अलार्म बजने लगेगा। और ये अलार्म दया, पूर्वी और अभिजीत तीनों के मोबाइल फोन से कनेक्टेड है, पता चल जाएगा। और वो लोग उसके पास पहुंच जाएंगे और खूनी को पकड़ लेंगे। सर, सर के अलार्म से खतरा टल सकता है, पर खत्म नहीं होता। खतरा तो तब खत्म होगा जब हम खूनी तक पहले पहुंचेंगे। हम खूनी तक पहले पहुंचेंगे। अब ये अभय का रूम नहीं है? अबे कौन? वो जिसकी शादी होने वाली है? यस ऑफ कोर्स, उसकी शादी मुझसे होने वाली है। ओहो, और आपको आपके फियांसे का कमरा नहीं पता है? वैसे ये मेरा कमरा है और रिसोर्ट के सारे कमरे शादी वालों ने बुक नहीं किए हैं, और भी लोग रहते हैं यहाँ पे। कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो, कहाँ हो तुम? और ये तो मुझे अभी बता रहे हो? सीरियसली? लोग जो भी करना है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और हाँ, मुझे शादी में ना किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है? मिताली, जिसकी शादी होने वाली है, वैसे ये वाकई अभय का कमरा इसको मालूम नहीं होगा क्या? कहीं इसको हम पे शक तो नहीं हो गया? वो तो पता नहीं, लेकिन खूनी को भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रायमा की जान को खतरा हो सकता है। रायमा ने कहा था कि खून 12 से 12:30 के बीच में हुआ है।
उसके बाद कातिल ने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की होगी, लेकिन रिसोर्ट में इतनी भीड़ और चहल पहल है कि वो लाश को कहीं छुपाना मेरे हिसाब से नामुमकिन है। मतलब लाश को बाहर ले गए हैं लोग? लेकिन सर, रात को रिसोर्ट से बाहर तो कोई गया नहीं। कहीं ये लाश रिसोर्ट के अंदर ही तो नहीं? नहीं, अगर लाश यहाँ होती तो अब तक बदबू आना शुरू हो जाती। करेक्ट। मैंने किचन का फ्रीजर चेक किया है, वहाँ भी कुछ नहीं है। वही एक जगह जहाँ पे लाश छुपाई जा सकती थी। और वैसे भी यहाँ शादियों की पार्टी और लेट नाइट पार्टी की वजह से ऐसी जगह पे हमेशा कम से कम 30 लोग तो होते ही हैं। खूनी लाश को वहाँ पे छुपाने की गलती नहीं करेगा। सर, कहीं खूनी ने 2 तारीख को लाश के साथ चेकआउट तो नहीं कर लिया? मिस्टर पारितोष, आपके कहने पे मैं ऑलरेडी 3 बार रिकॉर्ड्स चेक कर चुकी हूँ। कोई मिसलीला थी ही नहीं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो जरूर कहीं और रुकी होंगी। अब प्लीज कहीं और जाकर चेक कीजिए। मैडम, मैं चेक कर सकता होता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट क्यों करता? लीना मेरी दोस्त है और उसका नंबर खो गया मुझसे, मैं क्या करूं? देखिए मैम, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। आप समझ रही हैं ना? सर, आप समझ नहीं रहे हैं। किसी एक की डिटेल दूसरे को देना हमारे नियम के खिलाफ है। फिर भी मैं आपकी मदद कर देती, लेकिन मेरे पास उनकी डिटेल्स है ही नहीं सर। अरे ऐसे कैसे नहीं है? डिटेल्स आप रखते हैं ना। कोई कमरा लेने आएगा तो आप उसकी डिटेल्स नहीं रखते हैं? लेते हैं सर, बिल्कुल लेते हैं। तो फिर? लेकिन वो यहाँ रुकी होती तो ना। 1 मिनट, आपको तसल्ली नहीं हो रही है? प्लीज आप खुद से चेक कर लीजिए। अच्छा ठीक है। कहीं रीमा ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? मैं देख लेता। मैम आप एक काम करेंगी, आप हाउस कीपिंग से किसी को बुला के लाइए। मेरा रूम इतना गंदा है, सुबह से मैं कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, कोई आने को तैयार नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? ओके। नहीं, फोन पे, अरे फोन तो मैं 50 बार कर चुका हूँ। आप प्लीज किसी को भेजिए ना प्लीज। ठीक है सर, मैं बुला के लाती हूँ। थैंक यू मैम। आज जितने लोगों ने चेकआउट किया है उनमें से 4 लोग ऐसे हैं जो आए थे तो शादी अटेंड करने, लेकिन बिना शादी अटेंड किए ही चले गए। शादी बिना अटेंड किए ही चले गए? बड़ी अजीब बात है। ये मिस्टर वलेना, मिस्टर दक्ष, मिसेस मोटवानी और मिस सूजी। सर, मैं इन चारों के बारे में सब कुछ पता करती हूँ। अपूर्वी, रायमा को होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाना, मेन गेट का, जहाँ से लोग आते जाते हैं। उसने कहा था ना हमसे कि वो उस लड़की को पहचान लेगी। सर, मतलब रायमा ने जो कहा वो सच है क्या? मिस्टर सुनील, आप किस बात से ज्यादा परेशान हैं? यहाँ पे खून हुआ है उससे या फिर रायमा ने देख लिया उससे? ये सब इन्वेस्टिगेशन तुम हम पर छोड़ दो, शादी का मजा लो। हा? क्या कब बदल जाए यहाँ पे कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। चल भाई चल, अगले फंक्शन के लिए कपड़े रेडी करना है, तेरी हेल्प चाहिए। वैसे लोग कौन थे? तेरे गेस्ट हैं? हाँ, मेरे गेस्ट ही हैं। चल चल चल। तेरा तो गेम ओवर हो गया भाई। जो तूने गर्लफ्रेंड्स की लाइन लगा रखी थी उसका क्या? अगर मिताली ने सुन लिया ना तो गेम सच में ओवर हो जाएगा। पर भाई मुझे एक बात बता, तू एक लड़की के साथ सारी जिंदगी कैसे बिताएगा? इसके सारे लफड़े हैं ना साइड में चालू हैं। पूछ इससे, कॉकटेल पार्टी में अचानक से कहाँ गायब हो गया था? अबे कहीं गायब नहीं हुआ, मिताली के सामने उठक बैठक लगा रहा होगा। वे शट अप। मैं डरता वरता नहीं हूँ उससे। यू गाइस जस्ट वेट एंड वॉच। ड्रिंक खत्म कर अपनी। इसका मतलब कत्ल वाली रात अबे पार्टी में नहीं था। ऐसा क्या कहना चाहता था ये जो रंजीत छुपाने की कोशिश कर रहा है? सर, मैडम अभी ठीक है ना? और उस दिन जो मर्डर के बारे में बोल रही थी वो गलतफहमी अभी दूर हो चुकी है ना मैम की? मेरी बात सुन, जो उसको गलतफहमी हुई थी ना वो दूर हो चुकी है।
तू भी भूल जा। चल अभी। ओके। अच्छा हुआ कि राइमा माइग्रेन की वजह से अपने कमरे में सो गई है। मौका अच्छा है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे वाह, कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है तुमने, दिखाओ। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। ऑल थैंक्स टू आलिया। मिताली, स्वीट हार्ट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्सक्यूज मी। एक सेकेंड। मिताली और अभय की जोड़ी कितनी अच्छी है ना, परफेक्ट कपल। परफेक्ट कपल। हाँ, अभय दिल पे आशिक है और ये सन की साइको। बिल्कुल एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मिताली को अभय के बारे में ये पता है? पागल है वो अभय के लिए। उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अगर जरूरत पड़े तो किसी को मार भी सकती है। हो गई बात? अरे खाली हो गया क्या? अरे नहीं साहब, रिफिल ही करने जा रहा था। अरे यार ये दूल्हा जो है ये तो बड़ा बहक रहा है। क्या मिस्टर नितिन और वो रंजीत रोकते नहीं है क्या? सुना है कॉकटेल पार्टी में भी बहुत हंगामा किया। उस दिन तो हादी हो गई थी सर। अच्छा, उस दिन भी नहीं रोका इसको? नहीं साहब, कोई बोलने वाला था ही नहीं। रंजीत साहब तो खुद ही 11 बजे के बाद आते पार्टी में, और उनके बेटे अपनी बीवी को तलाश कर रहे थे। बाहर जा रहे थे, अंदर आ रहे थे, कोई बोलने वाला था ही नहीं साहब। अच्छा, मतलब खाली दुल्हन ही थी पार्टी में? सर वो तो दूल्हे के पीछे पीछे घूम रही थी। सर, इस रिसोर्ट में कई शादियां हुई हैं, लेकिन ऐसी शादी कभी नहीं देखी। अरे हाँ साहब। अरे यार तुम खाने को लाना यार। अभी लाया साहब। रहमा ये देखो, ये तुम्हारी मदद के लिए अलार्म है। जैसे तुम इस बटन को दबाओगी, दया, पूर्वी और अभिजीत के पास जो फोन है उस पर अलार्म बजेगा और वो लोग तुरंत तुम्हारी मदद के लिए वहां पहुंच जाएंगे। जी। लेकिन जब तुम्हें स्लीप पैरालिसिस हो, अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाने की कोशिश करना, क्योंकि सबसे कम असर स्लीप पैरालिसिस का हमारे हाथों की और पैरों की उंगलियों पर होता है। राइमा, राइमा, सर बेहोश है। राइमा, राइमा, राइमा होश में आओ। मुझे मार देगा। मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। कौन मार देगा? हुआ क्या यहाँ पे? क्यों मिस्टर सुनील, क्या कहना है आप? अब तुम्हें इसकी बात पे विश्वास हो रहा है या अभी तुम्हें अपनी ताऊ जी की रेपुटेशन की फिक्र है? अब मैं क्या ही बोलूं सर, असली है कि ये जिंदा है। अच्छा, वैसे आप यहाँ आए कैसे?
पार्टी तो नीचे चल रही थी, हाँ? और यहाँ पे क्या हुआ किसी ने नहीं सुना, तो फिर आप हमारे साथ साथ यहाँ कैसे आ गए? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं अपनी पत्नी को मारने की कोशिश क्यों करूंगा? शक तो हम सब पे करते हैं। फिलहाल अभी आप बाहर जाइए, हमें रायमा से कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज। सर आप लोग प्लीज मुझे बचा लीजिए। जब वो आदमी उसको खून कर रहा था तो मैंने उसे देख लिया था, मुझे नहीं छोड़ेगा, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। वो दोबारा आएगा, वो मुझे मार देगा, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। देखो रायमा, घबराओ मत, हमारे यहाँ पे होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, ठीक है? लेकिन वो औरत जिसका खून होते हुए तुमने देखा, उसे हम लोग नहीं पहचानते, तुम उसे पहचानती हो, तो हम लोग एक फुटेज दिखाएंगे, जरा उस फुटेज में देख के उस लड़की को पहचानो प्लीज। जी। रेडी? सर यही लड़की थी, वो इसी का खून हुआ था, पक्का ये वही लड़की थी। अगर ये यहाँ पे आई थी तो किसी ने तो देखा होगा उसे। वो मुझे मारेगा। अगर वो लड़की यहाँ पे आई थी तो किसी न किसी से तो मिली होगी ना। लगता है ब्यूरो जाने का वक्त आ गया। वो 4 लोग जो शादी अटेंड करने आए थे और अटेंड किए बिना ही चले गए, जरा उनसे भी पूछताछ कर लेते हैं। सर मिस्टर वलेना, ये अभय का मैनेजर, ये जरूरी काम छोड़कर आया था शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन बीच में ही वापस चले गए। एक तो इन्हें रिसोर्ट की कार ने एयरपोर्ट छोड़ा, दूसरा इनके पास एक छोटा सूटकेस था जिसमें 5.5 फीट की लाश तो नहीं आ सकती थी। दूसरा सर, ये मिसेस मोटवानी और ये मिस सूजी मिताली की लीगल टीम से हैं सर। इन्हें भी किसी ज़रूरी काम से शादी के बीच में जाना पड़ा। ये भी रिसोर्ट की कार में ही गई हैं। एक सूटकेस था और बाकी इनका अपना अपना बैग। और इसमें भी 5 फीट 6 इंच की लाश तो नहीं आ सकती। और ये लोग वापस शादी अटेंड करने आ भी रहे हैं सर। ये चौथे का दिखाना जरा। ये है दक्ष, ये सुनील का PR मैनेजर है सर। 1 जून को आया था, 2 जून को गया अपनी कार से। 1 मिनट पंकज, जरा इस मिस्टर दक्ष का शादी में आने वाला फुटेज दिखा। ओके, और अब इसके जाने का वीडियो दिखा। मिस्टर दक्ष आए थे 1 सूटकेस के साथ और जा रहे हैं 2-2 सूटकेस के साथ। शादी से रिटर्न गिफ्ट लेके जा रहे हैं सर। हेलो, अभय के शादी से जो सूटकेस लाया था वो कहाँ छुपाया है? कौन बोल रहा है? और क्या बोल रहे हो तुम? कौन से सूटकेस? क्यों? सूटकेस के बारे में तुम यहीं बताओगे या कहीं और अच्छे से खातिरदारी करे तुम्हारी? क्यों? याद है? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरा घर और कंपनी दोनों उनके पास गिर गई। अगर मैं मना कर देता तो मैं बर्बाद हो जाता। खुद को बर्बादी से बचाने के लिए एक लड़की का खून कर दिया तुमने, हाँ? अब ये बताओ लड़की थी कौन? करिश्मा, अभय की गर्लफ्रेंड।
शादी मुबारक हो मिस्टर अभय। आपके लिए कुछ तोहफे लेकर आए हैं, ऐसे तोहफे जिनके बगैर ये शादी पूरी हो ही नहीं सकती। आपकी दोस्त करिश्मा ने आपके लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। करिश्मा याद आया? तोहफे देखना चाहेंगे? नहीं, देखना नहीं चाहेंगे आप? हाँ, देखें। अभी दिखाता है। सर नहीं, मैं रुकिए प्लीज। क्या हुआ मिस्टर रंजीत? प्लीज प्लीज ये सूटकेस मत खोलिए। क्यों क्यों नहीं खोले हैं? क्योंकि तुम्हें डर है कि इस सूटकेस के अंदर करिश्मा की लाश ना निकले। वही करिश्मा जिसे तुमने और दक्ष ने मिलकर मारा, फिर ऐसे ही सूटकेस में भर के उसके लाश के टुकड़े टुकड़े किए और बाहर ठिकाने लगा दिए। डैड ये क्या बोल रहे हैं? ये सच है क्या? हाँ बेटा, ये सच है। मैं क्या करता? मुझे ये शादी किसी भी कीमत पर करानी थी, क्योंकि अगर ये शादी नहीं होती तो हम लोग सड़क पर आ जाते, बर्बाद हो जाते। अरे करिश्मा, ये शादी को तोड़ने में तुली हुई थी। अपना मुंह बंद करने के लिए उसने मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे। सच में अगर मेरे पास होते तो मैं दे भी देता, लेकिन नहीं थे मेरे पास। फिर उस दिन वो अचानक ही हाथ धमकी, मुझे कुछ नहीं सूझा और मैंने किसी बहाने से उसे रात तक रुकने को कहा। फिर मैंने ये सब प्लान बनाया। फिर मैंने दक्ष को इस प्लान में शामिल किया, क्योंकि मुझे पता था कि दक्ष मुझे ना नहीं कर सकता। वो इंच इंच मेरे कर्जे में डूबा हुआ है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ हो गया था। फिर पता नहीं अचानक ये कहां से आ गई। इसने आकर अचानक सब कुछ देख लिया। मैंने तो इसे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों की टीम ने इसे बचा लिया। एक गुनाह को छुपाने के लिए एक और गुनाह, और इस सब की जड़ है तुम्हारा ये दिल फेंक बेटा। सही समय पे रोक लिया होता तो ये नौबत नहीं आती, और तुम्हारे शादी का असली तोहफा तो तुम्हें अब मिलेगा। एक हत्या और एक हत्या करने की कोशिश के जुर्म में तुम दोनों बाप बेटे जेल जाओगे। थैंक यू। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।